Hello friends, myself Dr. Subhas Mishra and I am a microbiologist and today with a new topic that is thalassemia. बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं और वो बीमारी है थैलेसीमिया। एक ऐसी बीमारी जो मदर फादर से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। थैलेसीमिया कई प्रकार के होते हैं। हम पूरे वीडियो में आपसे डिटेल में बात करेंगे ये थैलेसीमिया बीमारी मदर फादर से बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होता है। अगर समय से इस थैलेसीमिया का डायग्नोसिस अगर प्रेग्नेंट वुमेन को किया जाए तो बच्चों में कैसे थैलेसीमिया को रोका जा सकता है। अगर बच्चा में थैलेसीमिया माइनर है तो उसके क्या कारण हैं, अगर मेजर है तो उसके क्या कारण हैं, क्या माइनर को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्या मेजर को पूरे लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रहना होता है। तो आइए इस वीडियो में सारे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। थैलेसीमिया डिस्कस करने से पहले मुझे बारीकी से समझना होगा ब्लड क्या होता है। जब ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के एक लोकेशन से लेकर के दूसरे लोकेशन तक न्यूट्रिशन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम करता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड्स को लंग्स तक लाता है। ये ब्लड का मेजर फंक्शन होता है। जब ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो ब्लड के अंदर में 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल होता है। प्लाज्मा एक वाटरी सब्सटेंसेस है जिसके अंदर में कई सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में जिसका वॉल्यूम 45% है तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट। जब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स, इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। जैसे कि पता है कि ब्लड का कलर रेड होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल्स पाए जाते हैं, ये आरबीसी सेल्स का अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये जो आरबीसी सेल्स हैं, इस आरबीसी सेल्स के अंदर में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, कैरी करता है, क्या कैरी करता है, लंग्स से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाता है। जब इस हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का और यहाँ पे जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये अल्फा चेन है। इसके अलावा ये जो ऑरेंज है और ये जो रेड पिंक है, ये क्या है, बीटा चेन। इसके अलावा देख रहे हैं ये जो है ब्लू कलर में, ये क्या है, ये आयरन है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। जब हम थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो मुझे समझना होगा कि थैलेसीमिया एक इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया क्या है, एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। अभी हमने कहा कि ये जो आरबीसी हैं, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है और ये हेमोग्लोबिन में क्या है, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन। अब मैं कह रहा हूं कि थैलेसीमिया क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर मतलब मदर फादर से, पेरेंट से ये क्या हुआ है, चाइल्ड में इनहेरिटेड हुआ है, चाइल्ड में ट्रांसफर हुआ है, मदर फादर से बच्चों में आया है। इसके वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। अब आरबीसी के अंदर में ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर में क्या है, हेमोग्लोबिन है। हम नॉर्मल आरबीसी और थैलेसेमिक पेशेंट के आरबीसी का मैंने कंपेयर किया है, इसके अंदर में क्या है, हेमोग्लोबिन है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कहता है कि थैलेसीमिया के कंडीशन में क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है क्या, प्रोडक्शन।
किसका प्रोडक्शन, हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे जैसे ही बेसिक सा बात पता है कि अगर हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना, अगर इफेक्टेड हेमोग्लोबिन ही एबनॉर्मल हो रहा है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी के अंदर में जो हेमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन लो होगा तो एनीमिया तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा हम देख पा रहे हैं ये जो थैलेसेमिक पेशेंट है इसका हम देख पा रहे हैं मेलफॉर्म रेड ब्लड सेल्स है, इसके रेड ब्लड सेल्स में चेंजेस आ गया। क्यों चेंजेस आ गया, इसके पीछे क्या कारण है, अगले स्लाइड में देखते हैं। अभी सिर्फ इतना बेसिक समझाना चाहता हूं मैं कि थैलेसीमिया एक डिजीज है जिसमें आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है या तो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, चाहे उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, या अभी हम आगे के डिटेल्स में देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से जीन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहता है कि थैलेसीमिया इज द जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर प्राइमरली अफेक्टिंग द बॉडीज एबिलिटी टू फॉर्म सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन। दो बात कहा, पहला तो कहा कि एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स देखें तो एक तो कह रहा है कि एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है कि जो अगर हेमोग्लोबिन बन भी रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट में उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एंड ये एसेंशियल है, हेमोग्लोबिन क्या है, कहता है कि रेड ब्लड सेल्स दैट ट्रांसफर ऑक्सीजन, ये जो है एसेंशियल है क्या, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने के लिए। अगर हम देखें तो कहता है कि थैलेसीमिया द अफेक्टेड रेड ब्लड सेल्स में बी स्मॉलर। अगर हम देखें तो आरबीसी का साइज यहाँ देख रहे हैं राउंड और ओवल शेप का है, यहाँ पे देख रहे हैं इरेगुलर शेप का हो गया, शेप चेंज हो गया। क्यों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूटेशंस, आगे देखेंगे म्यूटेशंस हो गया। अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से आरबीसी का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके अलावा कहता है कि पैलर हो सकता है, लेस एबल टू कैरी ऑक्सीजन, जिसके वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है, इफिशियंटली नहीं कर सकता है, जैसा नॉर्मल कंडीशन में करता है वैसा नहीं कर सकता है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी आ सकती है, जिसमें हम कहेंगे हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। कहता है एक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और लो हेमोग्लोबिन लेवल्स। अब दो भागों में इसको दो बेसिक बात कहा कि थैलेसीमिया एक ऐसा बीमारी जिसके अंदर में आरबीसी का जो है स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकता है, जिसके अंदर में डिफेक्ट हेमोग्लोबिन का निर्माण हो सकता है, जिसके अंदर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, और ये हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो इसके साथ साथ पेशेंट में जैसे हेमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, उस पेशेंट क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। अब इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल देखेंगे तो जीन है। ये जीन क्या है, अगर हम इस जीन को समझने की कोशिश करें कि ये जीन क्या है, तो कहते हैं कि ये जो है ये डीएनए है, और डीएनए का एक छोटा सा यूनिट क्या है, जीन है। और बॉडी के हर एक फंक्शन, हर एक ट्रेट्स के लिए क्या कहता है कि देखिए ईच जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्टेन ट्रेट। बॉडी के हर एक ट्रेट, हर एक लक्षण के लिए, हर एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एक खास प्रकार का जीन होता है। अगर हम पिछले स्लाइड में देखें कि अगर आरबीसी का शेप ये राउंड ये ओवल है तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसके पिछले स्लाइड को देखें हम, तो अगर आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, तो इस अल्फा चेन और बीटा चेन को बनाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जीन रिस्पॉन्सिबल है। बड़े सामान्य शब्द में हर एक काम के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब इस जीन के अंदर में क्या है कि प्रॉब्लम आ गया। अभी हम देखेंगे ये जो जीन है, इस जीन में क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। जीन क्या है, हमारे बॉडी का निर्माण क्रोमोसोम से हुआ है। क्रोमोसोम्स के यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, डीएनए कह रहे हैं, और डीएनए का एक छोटा सा जो भाग है इसे हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। और हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग सर्टेन ट्रेट के लिए। अब कहता है कि जब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए, तो पता है क्या कि हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो होता है। ये सब जो है बोन मैरो है, और बोन मैरो के अंदर में क्या होते हैं, सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं। कहता है स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो डिवाइड रैपिडली एंड गिविंग राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स।
बड़े सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बोन मैरो से क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स का निर्माण होता है, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। तो अगर बोन मैरो के अंदर में जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, वो डिवाइड होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का निर्माण करता है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। अब यहाँ पे एक हमने जीन का एग्जांपल दिया है HBB, ये जो हेमोग्लोबिन बनाने वाले जीन हैं। अगर इस HBB जीन का मैं आपको समझा के चलता हूं कि ये HBB जीन ऐसा जीन है जिसका काम है कि ये सही हेमोग्लोबिन का निर्माण करे। अगर इस HBB जीन में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और इसके वजह से प्रॉब्लम्स आएगी जिसे हम कहते हैं थैलेसीमिया। अब यहां पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये एलील है, यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं। अब कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन है, उस जीन का काम क्या है कि वो निर्माण करता है हेमोग्लोबिन का। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। और अभी हमने कहा कि 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है और मिलके क्या बनाता है, हेमोग्लोबिन बनाता है। तो इसको सही हेमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने कहा कि हर काम के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? HBB जीन, जो कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। कौन सा जीन? HBB जीन। अब एक वन पेरेंट से, एक मदर से, एक फादर से 11 नंबर के क्रोमोसोम्स पे जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोटीन के निर्माण के लिए। और ये कौन सा? बोथ टाइप्स ऑफ बीटा ग्लोबुलिन कंबाइंड विथ अल्फा ग्लोबुलिन टू मेक हेमोग्लोबिन। कहते हैं कि 2 अल्फा ग्लोबुलिन और 2 बीटा ग्लोबुलिन मिलेगा तभी किसका निर्माण होगा? सही प्रोटीन का, सही हेमोग्लोबिन का निर्माण होगा। ये जो ईच पर्सन इनहेरिट्स 2 कॉपीज ऑफ द HBB जीन, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 2 कॉपी HBB जीन आता है। कहां से आता है? 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, एक मदर से भी और एक फादर से भी। जो आवर रेड ब्लड सेल्स मेक प्रोटीन फ्रॉम बोथ एलील्स एंड असेंबल देम इनटू हेमोग्लोबिन। जो हमारा आरबीसी है वो दोनों एलील से निर्माण होता है और उसके बाद किसका निर्माण करता है? हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो ये जो HBB जीन है जो मदर फादर दोनों से आता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। अब कहता है कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन इंक्लूड बीटा ग्लोबिन फ्रॉम ईच अदर एलील इन एनी कॉम्बिनेशंस। ये कह रहा है कि जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है ये एनी कॉम्बिनेशंस में, 2 अल्फा 2 बीटा, एनी कॉम्बिनेशंस में निर्माण हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि थैलेसीमिया में होता क्या है, जो 11 नंबर का क्रोमोसोम है उस पे पाए जाने वाले जो जीन है जिसे हम HBB जीन कहें, जो कंट्रोल करता है हेमोग्लोबिन के निर्माण को, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। और इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। किसी भी, कहते हैं म्यूटेशन क्या है? सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। अचानक अपने आप स्वतः अगर बदलाव हो जाता है जीन में तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि अगर हम हेल्दी हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, यहां से देखेंगे तो एक अल्फा चेन, अंदर की तरफ से एक और अल्फा चेन, ये जो है एक बीटा चेन और एक बीटा चेन, और बीच में जो है ये आप देख रहे हैं आयरन है, ये सारे हे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन मिलकर के क्या किया? किसका निर्माण किया? हेमोग्लोबिन का निर्माण किया। इसके साथ साथ ये आयरन मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं कि यहां पे क्या हो रहा है। इस एग्जांपल में जो बीटा चेन है, जो बीटा ग्लोबुलिन है, बीटा का निर्माण हो रहा है लेकिन अल्फा का निर्माण नहीं हो रहा है। जीन में म्यूटेशन आ गया। जो HBB जीन है उसने इंफॉर्मेशन कैरी करना भूल गया, उसमें डिफिकल्टीज आ गई, उसमें म्यूटेशन आ गया, तो ये अल्फा वाले का निर्माण नहीं किया। तो अब क्या है? सिर्फ 2 बीटा ग्लोबुलिन्स है।
तो इस प्रकार का जो एरर होगा, इस प्रकार की जो डिजीज होंगे, इसे हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। वेरी सिंपल। 4 मॉलिक्यूल से निर्माण हो रहा है हेमोग्लोबिन का, 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसे हम कह रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा का निर्माण नहीं हो रहा है लेकिन अल्फा का निर्माण हो रहा है तो इसे हम कह रहे हैं क्या? बीटा थैलेसीमिया। कहते हैं थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशंस दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ईदर अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन्स ऑफ द हेमोग्लोबिन, द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स। कहता है जब थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं तो यह एक प्रकार का म्यूटेशन से होने वाली बीमारी है जिसके अंतर्गत जो HBB जीन है, जिसका काम होता है हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स का निर्माण के लिए, जो अल्फा और जो बीटा चेन है, बीटा ग्लोबुलिन्स है, उसका निर्माण करना, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? थैलेसीमिया होता है। कहता है ये जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है, इस हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। कहता है दिस म्यूटेशंस कैन लीड रिड्यूस प्रोडक्शन और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। इसके वजह से क्या होगा? या तो हेमोग्लोबिन का निर्माण ही नहीं होगा, या क्या होगा? रिड्यूस, क्या होगा? रिड्यूस प्रोडक्शन। एक तो निर्माण ही कम हो गया और दूसरा अगर निर्माण हो भी रहा है तो वो कैसा हो रहा है? एबनॉर्मल हो रहा है। रिजल्टिंग वेरियस फॉर्म्स, जिसके वजह से कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया का निर्माण होता है। अब यहां पे थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि अगर यहां पे जो HBB जीन है वो प्रॉपर काम करता है तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे दोनों वर्किंग है, जो दोनों पेरेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, दोनों HBB जीन वर्किंग हो रहा है। वर्किंग बीटा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और कंबाइन विथ अल्फा, अल्फा के साथ बीटा जुड़ करके क्या कर रहा है? एक हेमोग्लोबिन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन का निर्माण हो रहा है। और इसके वजह से जो RBC हो रहे हैं वो क्या? राउंड हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जिससे क्या होगा? आसानी से ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। ये हेल्दी जो ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में ऐसा होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे थैलेसीमिक पेशेंट के बारे में, वहां पे क्या होता है? वहां पे मैंने क्या कहा कि ये जो 4 हेमोग्लोबिन के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं अल्फा और बीटा, इसमें क्या होगा? निर्माण में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहां तो या 2 कंडीशन में लिया हूं, यहां पे एक, यहां पे तो या तो एक या तो दो, दोनों HBB जीन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होगा? प्रॉब्लम विथ अगर बीटा ग्लोबुलिन के निर्माण में प्रॉब्लम हो सकता है यहां पे, तो कहता है लेस हेमोग्लोबिन इज मेड। इससे क्या होगा? लेस हेमोग्लोबिन का निर्माण होगा। अगर यहां पे हम देख रहे हैं एक जीन में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या हो रहा है? बीटा अल्टर्ड बीटा ग्लोबुलिन, बीटा तो बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है? अल्टर्ड बन रहा है। तो ये क्या करेगा? रेड ब्लड सेल्स डिलीवर लेस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। इस डायग्राम को बड़े सामान्य भाषा में समझें तो पहला जो हमारा है ये नंबर 1, इसमें मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि नॉर्मल कंडीशन में दोनों क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम नंबर 11 है उस पे जो HBB जीन है वो क्या कर रहा है? सही से काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा हेमोग्लोबिन बन रहे हैं जिससे RBC के अंदर, RBC का नॉर्मल से फ्लेक्सिबल और ये अच्छे से ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। लेकिन अगर किसी एक जीन में, HBB जीन में प्रॉब्लम आ जाए या दोनों में प्रॉब्लम आ जाए, तो या तो अल्फा में प्रॉब्लम आ जाए या बीटा में प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगा? एबनॉर्मल RBC का निर्माण होगा और जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन के लिए 2 अल्फा चाहिए, 2 बीटा चाहिए, लेकिन अगर अल्फा बीटा में से कोई भी कम हो गया, एक कम हो गया, तो मान के चलते हैं ये 3 है सही लेकिन एक कम हो गया, तो भी क्या होगा? RBC के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट होगा और ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हेमोग्लोबिन का अल्टर्ड बीटा ग्लोबुलिन बन गया, जो बीटा ग्लोबुलिन है वो अल्टर स्ट्रक्चर का बन गया, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहां भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बात करें यहां पे कि प्रॉब्लम्स, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स डू नॉट इंटरैक्ट विथ अल्फा। अगर बीटा के साथ अल्फा का इंटरैक्शन नहीं होगा, एबनॉर्मल बन गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हेमोग्लोबिन कैन नॉट फॉर्म। जब अगर अल्फा और बीटा का प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहेगा तभी हेमोग्लोबिन का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्फा बीटा का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाया। अल्फा ग्लोबुलिन क्या कहता है? बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद अल्फा के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होगा, जिसके वजह से ग्लोबिन प्रोटीन्स फॉर्म लार्ज क्लम्प्स,
क्लम्प्स का निर्माण हो जाएगा एंड रेड ब्लड सेल्स डू नॉट मेच्योर, और समय से पहले ये रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होगा नहीं और ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बहुत ही क्रूशियल कंडीशन। प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। नो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन्स आर मेड, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण ही नहीं हो पाया, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, हेमोग्लोबिन कैन नॉट फॉर्म, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स फॉर्म अ लार्ज क्लम्प्स, यहां भी लार्ज क्लम्प्स का निर्माण हो रहा है और मेच्योर नहीं हो पाएगा और मेच्योर होने से पहले ही टूट जाएगा। एक तीसरा लेते हैं कि बीटा ग्लोबिन प्रोटीन्स डू नॉट इंटरेक्ट प्रॉपरली, अगर अच्छे से इंटरेक्शन न हो पाए तो ये क्या करेगा, लेस ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड होगा और यहां भी प्रॉब्लम होगा। तो ये तीनों जो कंडीशंस थे ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब जब हम थैलेसीमिया के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली दो टाइप्स का थैलेसीमिया होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा बीटा थैलेसीमिया। बड़े सामान्य तरीके से समझें तो अगर अल्फा चेन है, इसका निर्माण नहीं होता है बोल रहा हूं, तो उसे कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और जब बीटा का निर्माण नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। बड़े सामान्य में कि हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, 2 अल्फा चाहिए और 2 बीटा चाहिए। अगर अल्फा नहीं बन रहा है तो उसे हम कह रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया, और जब बीटा नहीं बन रहा है तो उसे हम कह रहे हैं बीटा थैलेसीमिया। ये स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे विदाउट म्यूटेशन बात करेंगे तो 2 अल्फा और 2 बीटा का निर्माण हो रहा है। नो थैलेसीमिया, इसमें कोई थैलेसीमिया नहीं है। लेकिन एक जीन में अगर म्यूटेशन आ गया, 1 म्यूटेशन आ गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, इसे हम कह रहे हैं बीटा थैलेसीमिया कैरियर। एक जीन में म्यूटेशन आ गया, आगे इस बात को ध्यान रखेंगे, 1 जीन में म्यूटेशन आ गया तो इसे हम क्या कह रहे हैं, थैलेसीमिया कैरियर, थैलेसीमिया कैरियर। अगर दोनों में विथ 2 म्यूटेशंस आ गया, विथ 2 म्यूटेशंस, तो यहां पे नंबर बीटा ग्लोबुलिन्स में तो कहते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, जो माइनर है, अभी हम आगे देखेंगे, आगे जो माइनर है उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन जो मेजर है उन्हें डिपेंड होना होता है, उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे। जब तक बच्चा जिंदा रहेगा, जब तक इंडिविजुअल जिंदा रहेगा, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही वो जिंदा रहेगा। बहुत खतरनाक डिजीज। अब फिर से मैंने समझाया अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के बारे में। मैंने कहा कि क्रोमोसोम नंबर 11 में जो प्रॉब्लम होती है तो उसे हम बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। जहां पे हमने कहा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें क्या कि या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। HBB जीन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि ये HBB जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल है अल्फा चेन और बीटा चेन के निर्माण के लिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल टाइप या सफिशिएंट हेमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता, जिसके वजह से आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी का कम हो जाता है। लेकिन जब हम अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो HBA2 और HBA1 जीन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ डिफरेंसेस मैंने डिस्कस किया है अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के बारे में। ऑलमोस्ट आपको क्लियर है ये चीज, पिछले स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया, उसको एक मैंने नॉर्मल फॉर्मेट में डिजाइन किया हूं। कहता है ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स। यहाँ पे किसके निर्माण में प्रॉब्लम हो रही है, अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स के निर्माण में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे किसके निर्माण में हो रही है, तो बीटा ग्लोबुलिन चेन के निर्माण में प्रॉब्लम हो रही है। ये अल्फा क्या है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, एंड ये भी बीटा भी क्या है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन। चूंकि आपको पता है कि ये 2 अल्फा और 2 बीटा से किसका निर्माण होता है, हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब हो रहा है, यहाँ पे ये जो हो रहा है ये 16 नंबर क्रोमोसोम पे आगे डिस्कस है ही, और ये क्या है 11 नंबर क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो रहा है। सीवियरिटी की बात करें तो माइल्ड टू सीवियर, नॉर्मल भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। अलग अलग टाइप्स की बात करें, अल्फा थैलेसीमिया साइलेंट कैरियर, नो सिम्टम, ये ट्रेट हो सकता है, माइल्ड एनीमिया हो सकता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम कह रहे हैं एच डिजीज। आगे की स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे, एक एच डिजीज क्या होता है। इसके बाद हेमोग्लोबिन बार्ट सिंड्रोम्स है। यहां पे थैलेसीमिया में देखेंगे तो थैलेसीमिया माइनर है, हम आगे देखेंगे। थैलेसीमिया मॉडरेट है एंड थैलेसीमिया मेजर है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन जीन में म्यूटेशंस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिलीशन म्यूटेशंस हो रहा है। म्यूटेशंस के अलग अलग टाइम्स हैं, डिलीशन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस होते हैं। सिम्टम्स देखेंगे तो क्या होगा थैलेसीमिया में, जो अल्फा थैलेसीमिया, फैटिग, पैल स्किन, इसके अलावा वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी दिक्कत आएगा। स्किन पीला हो सकता है, कमजोरी लगेगा, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, बोन डिफॉर्मिटीज आ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, ये सारे लक्षण दिखते हैं अल्फा में। बीटा में भी बात करें ऑलमोस्ट सेम है कि स्किन जो होता है वो येलो हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, बोन के अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट को, स्प्लीन जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चलता है। तो ब्लड टेस्ट टू मेजर हेमोग्लोबिन लेवल्स, एक तो जनरल हम एचबी लेवल करते ही हैं, साथ साथ एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो कोई ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेजर कंडीशंस हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मेजर कंडीशंस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। जब प्रिविलेंस के बारे में बात करते हैं तो मोर कॉमन इन इंडिविजुअल्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, चाइनीज़, इसके अलावा ये भी बात करें तो ये भी मिड ईस्टर्न, इसके अलावा मिडिल ईस्टर्न, साउथ एशियन, अफ्रीकन डिसेंट। अब थोड़े से और समझते हैं अल्फा थैलेसीमिया को। बेसिक्स तो आपको समझ में आ गया कि अल्फा चेन में प्रॉब्लम हुआ तो उसे अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन में प्रॉब्लम हुआ तो बीटा थैलेसीमिया। लेकिन अल्फा थैलेसीमिया से एक मैंने डिस्कस डिजीज किया था, आपको बताया था एच डिजीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो कहता है दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया अकर्स बिकॉज वन और मोर देन वन ऑफ द 4 सेट्स ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इन वन सेट जीन इज मिसलीड द डिजीज सिवियरिटी विल बी निग्लिजिबल। कहता है कि 4 में से किसी एक में प्रॉब्लम आ गया तो ना के बराबर, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इन 2 सेट में जीन में प्रॉब्लम आ गया तो फिर ऐसे में इसे भी हम कह रहे हैं थैलेसीमिया माइनर कह रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंट को एनीमिया होगा। लेकिन अगर 3 सेट ऑफ जीन में प्रॉब्लम आ गया, 3 सेट ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन्स जीन में प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं, बीइंग नॉन फंक्शन द कंडीशन इज रिफर्ड एज ए हेमोग्लोबिन एच डिजीज व्हिच रिक्वायर पेशेंट अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जहां किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंड होना पड़ेगा। द लास्ट सब टाइप वेयर द ऑल 4 सेट जीन मिसिंग अ कंडीशन सेटल एज अल्फा थैलेसीमिया मेजर, और 4 के 4 में प्रॉब्लम आ गया तो इसे हम क्या करें, अल्फा थैलेसीमिया मेजर। जब बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि फॉर द जनरेशन ऑफ फंक्शनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन बोथ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स आर रिक्वायर्ड। कहता है कि व्हेन द जीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन डज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली इट इज म्यूटेटेड रिजल्ट द बीटा थैलेसीमिया। 2 अल्फा 2 बीटा, बीटा का निर्माण नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बीटा थैलेसीमिया। पेशेंट की जो सिवियरिटी है, ये सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर इधर वन जीन इज डिसफंक्शन और बोथ, या तो एक जीन में प्रॉब्लम हो रहा है या तो दोनों जीन में प्रॉब्लम हो रहा है। बीटा थैलेसीमिया माइनर इज कंसिक्वेंसेस वन जीन बीइंग नॉन फंक्शन। जब हम बीटा थैलेसीमिया माइनर के बारे में बात करते हैं तो एक जीन क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, जिसके वजह से पेशेंट में बहुत दिक्कत तो नहीं आती, थोड़ा बहुत माइल्ड एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। लेकिन जब हम मेजर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे दोनों जीन काम कर नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया मेजर। और उसमें हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, वो आरबीसी को कैरी नहीं कर पाता है और पेशेंट को डिपेंड होना पड़ता है कहाँ पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंड करना पड़ता है। सिम्टम्स की बात करें, जैसा मैंने कहा कि आपको थका थका सा फील होगा, सांस लेने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, स्किन का कलर येलो हो जाएगा, फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज आ सकता है, स्लो ग्रोथ हो सकता है, ये सारे लीवर और स्प्लीन जो है वो बढ़ा हुआ दिख सकता है। जब डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो ब्लड टेस्ट करते हैं, डीएनए का टेस्ट करते हैं, इसके अलावा एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं तो हेमोग्लोबिन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, HbA और HbA2, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो HbA है और ये HbA2 है, ये HbA 95 to 98% नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होता है और ये HbA2 है वो 2 to 3% होता है।
तो ये इसी का काउंट अगर ज़्यादा या कम होता है तो फिर हम लोग सजेस्ट करते हैं, लगता है एक इंडिकेटर है किसके तरफ, ये बीटा थैलेसीमिया की तरफ इंडिकेटर है। HbF के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फिटल हेमोग्लोबिन, इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन इन डेवलपिंग फिटस एंड न्यू बॉर्न बेबीज में ये पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 गामा ग्लोबुलिन चेन्स। HbF हैज higher affinity for oxygen than HbA, which enables efficient oxygen transfer across placenta from the mother's blood to the developing fetus। तो HbF जो है ये फिटस हेमोग्लोबिन है। आफ्टर बर्थ द प्रोडक्शन ऑफ HbF डिक्रीज, धीरे धीरे HbF का जो प्रोडक्शन है वो कम होता चला जाता है और HbA प्रोडक्शन बिकम्स प्रीडोमिनेंट और HbA का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता चला जाता है। जब HbA2 2 से 3% होना चाहिए, अगर इसके कंसंट्रेशंस में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो यह इंडिकेट करता है बीटा थैलेसीमिया की तरफ। जब मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो 2 बातें सामने आती है, एक थैलेसीमिया माइनर, दूसरा थैलेसीमिया मेजर। जब माइनर के बारे में बात करते हैं तो कोई बहुत ऐसा कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब मेजर के बारे में बात करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंड होना होता है और रेगुलर ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इसके अलावा चिलेशन थेरेपी, चूंकि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है तो यहाँ पे चिलेशन थेरेपी देना पड़ता है। फॉलिक एसिड एक मेन कंपोनेंट से ब्लड के निर्माण के लिए, तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कई बार स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा भी इसे कंट्रोल किया जाता है, इसे क्योर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। जब जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अभी का जो भी पिछला स्लाइड्स में मैंने आपसे डिस्कस किया है उसमें मैंने बताया ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल्स हैं उसके अंदर हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हेमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर्स को निर्माण करने के लिए जो अलग अलग जीन्स हैं, जिसमें मैंने कहा कि HBB जीन जो 11 नंबर क्रोमोसोम पर पाया जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, उसमें कोई म्यूटेशंस आ गया तो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। हेमोग्लोबिन के चेन्स में प्रॉब्लम आती है, अल्फा चेन में प्रॉब्लम आती है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा में प्रॉब्लम आती है तो उसे बीटा थैलेसीमिया। फिर मैंने कहा अल्फा के अंदर में 1 जीन में प्रॉब्लम हो सकता है, 2 में प्रॉब्लम हो सकता है, 3 में प्रॉब्लम हो सकता है और फिर मैंने उसे H डिजीज कहा। फिर मैंने कहा कि अल्फा के 4 जीन्स में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसे हमने मेजर थैलेसीमिया यानी अल्फा मेजर थैलेसीमिया कहा। इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया मैंने कहा कि 1 जीन में प्रॉब्लम होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, थैलेसीमिया माइनर है। लेकिन अगर एक से ज्यादा जीन में प्रॉब्लम होती है, दोनों के दोनों जीन में प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट को बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर, जहां पे क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट होना होता है। अब एक कंडीशन लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसके अंदर है थैलेसीमिया माइनर, एक मेल है जिसके अंदर है थैलेसीमिया माइनर, और उसकी शादी एक फीमेल से होती है जिसके अंदर थैलेसीमिया नहीं है, उसका आरबीसी नॉर्मल है, उसमें किसी तरीके का डिफिकल्टीज नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसके बच्चे में क्या पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा एक कंडीशन लेंगे कि मेल और फीमेल दोनों कैरियर है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बच्चे में किस तरीके का इनहेरिटेंस होगा। एक तीसरा कंडीशन लेंगे, जो मेल है वो मेजर है और फीमेल है वो माइनर है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा। तो चलिए हम आप डिस्कस करते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं हमने 4 डिफरेंट सिचुएशंस को लिया। पहला सिचुएशन है व्हेन वन पेरेंट इज पेशेंट एंड अनदर इज कैरियर। पेशेंट शब्द का मतलब है यहां पे मेजर, कि एक थैलेसीमिया यहां पे जो देख रहे हैं, एक मदर जो है वो थैलेसीमिया क्या है, मेजर है, और जो फादर है वो क्या है, थैलेसीमिया कैरियर है यानी माइनर है। तो बच्चे में क्या पॉसिबिलिटी होगी, अगर यहां पे बच्चे में देखें पॉसिबिलिटी तो यहां देखिए थैलेसीमिया यहां 50% जो चांसेस है वो थैलेसीमिया किसके चांसेस है, मेजर होने के चांसेस है। इसके अलावा ये और इसमें देखें कैरियर जिसको कह रहे हैं उसको हमने कहा था माइनर, और 50% चांस किसका है, थैलेसीमिया माइनर का। किस कंडीशन में,
जब एक पेरेंट यानी मदर जो है उसके अंदर थैलेसीमिया मेजर है और फादर के अंदर में क्या है, थैलेसीमिया माइनर है, तो वैसे कंडीशन में चांस क्या है, 50% चांस है थैलेसीमिया मेजर होने का और 50% चांस है थैलेसीमिया माइनर होने का। हम ऐसा कंडीशन लेते हैं कि जहां पे दोनों पेशेंट्स के अंदर में क्या है, मेजर है, मदर भी मेजर और फादर भी मेजर। ऐसे कंडीशंस में जो चार ऑप्शंस हैं, चारों के चारों कंडीशंस में क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो बच्चे का जन्म होगा उसमें क्या होगा, 100% थैलेसीमिया होगा, 100% थैलेसीमिया होगा। इस कंडीशन में लेते हैं कि पेरेंट्स में क्या है कि एक जो है यहां पे देख रहे हैं जो मदर है वो नॉर्मल है, उसका आरबीसी नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फादर है वो क्या है, कैरियर है यानी माइनर है, कैरियर है यानी माइनर है। ऐसे कंडीशन को देखेंगे तो क्या होगा, 50% चांसेस है कि नॉर्मल बेबी होने का। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये नॉर्मल बेबी होने का चांसेस है और 50% चांसेस है माइनर होने का। इस कंडीशन में एक गुडनेस क्या है, इस कंडीशन में गुडनेस है कि जो मदर फादर से बच्चों में जो डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है उसमें मेजर नहीं हो रहा है। चारों के चारों जो है कंडीशंस, उस कंडीशन में बच्चे का जो निर्माण हो रहा है वो सारे 100 क्या हो रहे हैं, माइनर हो रहे हैं। 50% तो मैंने देखा कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल बच्चा होगा, और 50% जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, माइनर हो रहा है, माइनर हो रहा है। इसके अलावा यहां देखते हैं कि दोनों कैरियर है यानी दोनों थैलेसीमिया माइनर है। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ऐसे कंडीशंस में 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा, 25% चांसेस है बच्चे को थैलेसीमिया नहीं भी हो सकता है, और 50% चांसेस है कि बच्चे को थैलेसीमिया क्या होगा, माइनर होगा। अब अगर देखें ये चारों कंडीशंस को, अब पहला कंडीशंस में एक पेरेंट में क्या है, फुल्ली थैलेसीमिक है यानी मेजर है और दूसरा माइनर है। दूसरे कंडीशंस में क्या है, दोनों मेजर है। तीसरे में क्या कंडीशंस हैं, एक नॉर्मल है और एक माइनर है, और चौथे कंडीशंस में दोनों माइनर है। तो रिजल्ट अगर देखें कि सही से अगर कोई मेल है और वो अगर उसको थैलेसीमिया है, या अगर कोई फीमेल है उसको थैलेसीमिया है, और अगर मैरिज से पहले सही से जेनेटिक काउंसलिंग हो जाए तो आने वाले बेबी को बड़े आराम से इससे रोका जा सकता है। कैसे, अगर आप मेल हैं, थैलेसीमिक हैं और मैरिज से पहले आप टेस्ट कराते हैं, डायग्नोस कराते हैं, तो आपका प्रिफर्ड होना चाहिए कि आपका जब मैरिज हो तो वो क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल हो, उन्हीं के साथ आपकी शादी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप भी मेजर हैं और वो भी माइनर हैं या वो भी मेजर हैं, तो ये सारे कंडीशंस में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे क्या हो रहे हैं, उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अब एक कंडीशन लेते हैं कि हमने टेस्ट नहीं कराया और मैरिज हो गया। अब ये चौथा कंडीशन लेते हैं, ये चौथा कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि मेल भी माइनर है और फीमेल भी माइनर है। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, जब मेल भी माइनर हो रहा है और फीमेल भी माइनर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में बच्चे में 25% चांसेस है कि बच्चे को क्या होगा, नॉर्मल बच्चा पैदा लेगा, उसके हेमोग्लोबिन के अंदर में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। 25% चांसेस है कि बच्चा के अंदर खतरनाक बीमारी मेजर होने का भी संभावना है, और 50% चांसेस है कि बच्चा मदर फादर के जैसा ही होगा, माइनर होगा। एक ऐसा टेस्ट जिसके द्वारा डायग्नोस किया जा सकता है कि मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है, तो इसे हम एमेनोसाइंटेसिस, इसके अलावा कोरियोनिक विलस सैंपलिंग के द्वारा 9 वीक्स से 14 वीक्स के बीच में प्लासेंटा से मटेरियल लेकर के कोरियोनिक विलस सैंपलिंग के द्वारा डायग्नोस किया जा सकता है। इसके डीएनए टेस्टिंग के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के अंदर में थैलेसीमिया मेजर है या थैलेसीमिया माइनर है। अब अगर थैलेसीमिया मेजर है या थैलेसीमिया माइनर है, जब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल्स कैसे अपने लाइफ को जीता है, तो लाइफ विद द थैलेसीमिया रिक्वायर ऑनगोइंग केयर एंड सपोर्ट, या उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स उसके देखभाल करें, इसी पर निर्भर करता है।
बट विद द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इंडिविजुअल्स कैन लीड फुलफिल लाइफ्स। माइनर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, कॉम्प्लिकेशंस आएगा, बट आप बड़े आराम से लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जब मेजर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंड होना होता है। कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन का लोड बढ़ जाता है बॉडी में और लाइफ बड़ा डिफिकल्टीज हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये थोड़ा वीडियो तो लंबा है, बट अगर आप एक दो बार देखेंगे इसको तो बहुत सारे साइंटिफिक कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे और आप हजारों बच्चे प्रत्येक साल थैलेसीमिया से जब माँ के गर्भ से बाहर अस्पताल में, हॉस्पिटल में, घर पे जन्म लेते हैं तो वो थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। आप चाहें समय पे उनका जांच करा दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।